सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 अगस्त 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे जंग का एक हैरत अंगेज नज़ारा, आसमान में गोलियों की तरंगे और शरारे जो पहले कभी नहीं देखे गए। ईरान ने होर्मुज़ पर अमेरिका के सामने रख दी बड़ी शर्त। अब क्या होगा कहना बहुत मुश्किल। ईरान दे रहा अमेरिका को उस्ताद की तरह हुक्म, कहा पहले रवैया बदलो, तमीज से बोलो, फिर होगी होर्मुज़ पर बात। मक्का पैक्ट के बाद पाकिस्तान के बयान से ज़ायनी परेशान। अब क्या इसराइल के खिलाफ बनेगा मिलिट्री फ्रंट, बताएंगे हम। यमन में फिर भड़की जंग, हूथियों के खिलाफ कई फ्रंट पर बड़े हमले, आसमान से फिर हूथीस पर बरसे बम और आग। ईरान के हिमायती इराकी मिलिशिया ने पीछे खींचे कदम, सऊदी अरब से इंतकाम का ऐलान लिया वापस, लेकिन क्यों, बताएंगे हम। और गजा में टूटे मकानों की छतों पर दिख रही हौसलों की चट्टानें, फिर गूंजने लगी मधुमक्खियों की आवाजें, फिर घुलने लगी बारूदी हवा में मिठास। शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले देखिए वो नज़ारा जो मिडिल ईस्ट से नहीं है बल्कि रूस और यूक्रेन की जंग से सामने आया है। आसमान में जो चमकती हुई रोशनियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये पटाखों की रोशनी नहीं है, ये आतिशबाजी नहीं है, ये कोई रॉकेट नहीं है, बल्कि रूस के फौजी अपनी राइफलों से, अपनी ऑटोमेटिक राइफलों से गोलियां दाग रहे हैं, जिससे कई गोलियां एक साथ दगती हैं। सामने से यूक्रेन का एक खुदकुश ड्रोन रूस के फौजियों की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद रूसी फौजियों ने उसे रोकने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए एक साथ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक के बाद एक गोलियां आसमान की तरफ जा रही हैं, कुछ पीछे से आ रही हैं, कुछ लहरा रही हैं, और कुछ ही देर बाद ड्रोन हवा में ही धमाके के साथ तबाह हो जाता है। इस पूरे नज़ारे की सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि इतने छोटे ड्रोन को रोकने के लिए रूसी फौजियों ने ज़मीन से लगातार राइफल फायर किया और आखिरकार ड्रोन को गिराने में कामयाब हो गए। ऐसा नज़ारा जंग के वीडियो में कम ही देखने को मिलता है। बहुत से वीडियोज़ ऐसे आजकल AI बन रहे हैं, लेकिन ये रियल है क्योंकि हम तस्दीक करके आपके लिए सामने लेकर आए हैं। आसमान में उड़ता एक खुदकुश ड्रोन और नीचे से उस पर बरसती गोलियाँ कुछ पलों के लिए पूरा मंजर ही बदल देती हैं, और शायद यही वजह है कि 9 अगस्त की सबसे दिलचस्प और वायरल तस्वीरों में ये वीडियो भी शामिल होने वाला है। इसीलिए हमने आपको 3-4 बार बैक टू बैक दिखाया कि आप देख लें कि इस तरीके के जंग में नज़ारे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं आ पाते क्योंकि फ़ौजी भी कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि उस वक्त अपनी जान बचानी होती। लेकिन अब जान हथेली पर लेकर रील्स बनाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या अब ईरान का ऑर्डर मानेगा अमेरिका? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान ने होर्मुज़ को लेकर अब अमेरिका के सामने अपना फैसला साफ कर दिया है। ईरानी आर्मी के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रेमिनिया ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में ईरान ने शिपिंग के लिए, जहाज़ आने और जाने के लिए जो नया सिस्टम बनाया है वो अब वापस नहीं लिया जाएगा। साफ इनकार है ईरान का। उन्होंने, अक्रेमिनिया ने बाकायदा धमकाते हुए कहा कि अमेरिका के पास मौजूदा हालात को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, वरना उसे पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। मानो या ना मानो यही करना पड़ेगा, वरना तैयार रहो, हम और तुम्हें जो है ज़ख्म देंगे। अक्रेमिनिया ने कहा कि ईरानी फ़ौज नए कायदे कानून पूरी तरह लागू होने तक अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी और उसने इसकी पूरी तैयारी पहले से कर रखी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरानी फ़ौज ने अमरीकी एयर डिफेंस की कई लेयर्स होने के बावजूद अपने मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशंस जारी रखे और ईरानी फ़ौजी अब भी आखिरी दम तक अपने मुल्क का बचाव, हिफाजत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका को ईरान की शर्तें कबूल नहीं तो ईरान जंग के लिए अब भी पूरी तरह से तैयार है। यानी ईरान का पैगाम बिल्कुल साफ है, होर्मुज़ में अब जो नया निज़ाम बनाया गया है वो वापस नहीं होगा। सवाल अब ये है कि क्या अमेरिका इसे कबूल करेगा या फिर दोनों मुल्कों के बीच टकराव एक बार फिर फैलता नज़र आएगा। होर्मुज़ का निज़ाम यह है कि ईरान की मंजूरी के बिना न इधर जहाज़ जाएगा न उधर से आएगा। एक तरफ ईरान के रास्ते से होके जाएगा, दूसरी तरफ ओमान के रास्ते से, लेकिन ओमान वाले मामले में भी, उस रास्ते में भी कोऑर्डिनेशन ईरान का ही होगा। JD वैंस कह रहे हैं हम ईरान कोई फ़ीस नहीं लेगा, ईरान ने हमसे वादा किया है। ईरान सुबह आप दोपहर तक या शाम तक इस बात को जो है वो इसे रद्द कर देगा। खैर बढ़ते हैं आगे। अभी रुकिए, 2-3 अहम खबरें ईरान से और हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को लेकर नए कायदे, नई शर्तें और अमेरिका के सामने मुआवजे की नई डिमांड रख दी है।
यानी ईरान अब इस जंग में पीछे हटने के बजाय सुपर पावर अमेरिका को साफ बता रहा है कि होर्मुज़ खुलवाना है तो पहले ईरान की किन किन शर्तों को मानना होगा और किस बात का मुआवजा देना होगा वो जान लो। दरअसल 8 अगस्त की रात ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर ईरान और ओमान के बीच नए कानूनी तरीके और नए समुद्री रास्ते पर बातचीत चल रही है और अब एक समझौता करीब दिखाई दे रहा है। लेकिन अब्बास अराक्ची ने यह भी साफ कर दिया कि होर्मुज़ खोलना सिर्फ समुद्री रास्ता तय करने का मामला नहीं है। उनके मुताबिक अमेरिका को ईरान की दूसरी शर्तें भी माननी होंगी, जिनमें उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी का मुआवजा देना भी शामिल है जिसे ईरान इस्लामाबाद समझौते से जोड़ता है। अब्बास अराक्ची ने यह भी कहा कि पहले वाला टेम्पररी समुद्री रास्ता अब ईरान को कबूल नहीं है, इसीलिए जहाज़ के मूवमेंट के लिए नया रास्ता तय करना होगा। अराक्ची ने बताया कि नए रास्ते को लेकर कई कानूनी और तकनीकी बातें अभी तय होना बाकी हैं और जब तक नया रास्ता तय नहीं होता तब तक एक टेम्पररी समुद्री रास्ते पर भी बातचीत की जा रही है। ईरान रोक रहा है जहाज़ों को कि वो जो नॉर्मल रास्ता था बीच से गुजरने का, वहाँ से नहीं, मेरी तरफ से जाओ, मेरी तरफ से निकलो और चुंगी दो। अब ये दुनिया को कबूल नहीं है, अमेरिका को क्या है? वो कहता है कि भाई पूरे होर्मुज़ पे तुम्हारा कब्जा नहीं, वो कहता है। यानी अमेरिका अगर होर्मुज़ खुलवाना चाहता है तो ईरान ने अब साफ कर दिया है कि सिर्फ दबाव डालने से काम नहीं चलेगा। पहले शर्तें माननी होंगी, मुआवजा देना होगा और फिर नए समुद्री रास्ते पर समझौता करना होगा। और यही वजह है कि होर्मुज़ अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं रहा दोस्तों, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही इस जंग में दबाव का सबसे बड़ा हथियार भी बन चुका है, अना का औजार भी बन चुका है। बढ़ते आगे, ईरान की तरफ से होर्मुज़ को लेकर सिर्फ अब्बास अराक्ची ने ही शर्त नहीं बताई है, बल्कि ईरान की सबसे अहम और पावरफुल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने भी साफ कर दिया है कि होर्मुज़ किस सूरत में खुलेगा और अमेरिका को इसके लिए क्या करना होगा। इसमें कुछ बातें अलहदा हैं, कुछ शर्तें अलहदा हैं। 8 अगस्त की देर रात ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़द्र ने ये कहा कि अमेरिका को सबसे पहले अपना रवैया बदलना होगा, तभी होर्मुज़ खोलने पर बात आगे बढ़ेगी। यानी बातचीत की मेज़ पर बैठने से पहले अमेरिका को अपना रवैया ठीक करना होगा, अच्छे मुल्क की तरह शराफत से पेश आना होगा और ईरान के खिलाफ धमकियों और फौजी दबाव को ख़त्म करना होगा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कोई मास्टर अपने शागिर्द को बता रहा है कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, वगैरह वगैरह। ईरान एक उस्ताद की तरह ट्रीट कर रहा है, अमेरिका को एक शागिर्द की तरह समझ रहा है। ज़ुल्क़द्र ने कहा कि अमेरिका को ईरान और उसके प्लान्स और इंटरेस्ट के खिलाफ धमकियां बंद करनी होंगी और ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां हमेशा के लिए रोकनी होंगी। इसके अलावा ईरान ने डिमांड की कि ईरान की नाकेबंदी में शामिल अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स इस रीजन से वापस भेजनी होंगी। कमाल की बड़ी शर्त है। ईरान ने यह भी कहा कि हालिया जंग में हुए नुकसान का मुआवजा भी देना होगा, अमरीकी पाबंदियां हटाई जाएं और विदेशों में फ्रीज किए गए ईरान के पैसे रिलीज़ किए जाएं। ज़ुल्क़द्र ने साफ कहा है कि जंग हो या बातचीत, ईरान इन शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। एक चीज़ दोस्तों लिख के दे दे रहा हूँ, अमेरिका इन शर्तों पर राज़ी नहीं होगा, जंग होगी। अगर यही ईरान की शर्तें और वो पीछे नहीं हटता, ना अमेरिका पैसे फ्रीज करेगा, अनफ्रीज करेगा, ना अपनी नेवी वापस ले जाएगा। ये ईरान की शर्तें हैं ही इसलिए कि शायद ईरान अब इस जंग को लड़ना चाह रहा है और अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है। और इसके पीछे जिस तरीके से वो उस्ताद की तरह ट्रीट कर रहा है, लोग कहेंगे बताओ जो अपने जामे से बाहर निकल गया ईरान, ना वॉरशिप है, ना एयरक्राफ्ट कैरियर है, ना फाइटर जेट है। दूसरी तरफ के लोग कहेंगे नहीं नहीं जंग हौसले से, अबे हौसले से नहीं होती है, हौसला हो हमारे अंदर, हाथ में तलवार नहीं, लड़ लेंगे। मुझे लगता है ईरान के हाथ में कुछ लग गया है। इतनी मजबूती से तो तभी बात की जा सकती है जबकि पता हो कि जंग होगी तो क्या होगा। बढ़ते हैं आगे। मक्का डिफेंस पैक्ट के सिर्फ एक दिन बाद कल पाकिस्तान से इसराइल के खिलाफ ऐसा बयान आया जिसने इस्राएली मीडिया की नज़र में इस नए अलायंस को और ज़्यादा अहम बना दिया। बल्कि यूँ कहिए कि इसराइल थोड़ा घबरा गया पाकिस्तान का बयान सुन के। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए ख़तरा है और तमाम मुस्लिम मुल्कों को उसके खिलाफ एकजुट होकर मिलिट्री फ्रंट बनाना चाहिए। इसराइली मीडिया हाउस द टाइम्स ऑफ इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में ख्वाजा आसिफ के इस बयान को ख़ास तौर पर
शेयर किया है। ख्वाजा आसिफ ने ये कहा है कि इसराइल के मामले में तमाम मुस्लिम मुल्कों को एकजुट होना होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने इसराइल को गैर कानूनी रियासत बताते हुए कहा कि ये ऐसा मुल्क है जो रीजन के किसी भी मुल्क के लिए सीधा खतरा बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इसराइल के खिलाफ एक जॉइंट मिलिट्री फ्रंट की ज़रूरत है, एक मिलिट्री फ्रंट की, एक मोर्चे की ज़रूरत है इसराइल के ख़िलाफ़। दोस्तों, यही बात इसराइली मीडिया के लिए या इसराइली हुक्कामों के लिए इस डिफेंस पैक्ट के बाद ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने सिर्फ इस बयान से एक दिन पहले एक दूसरे पर हमले को तीनों पर हमला मानने वाला डिफेंस समझौता किया है मक्का शरीफ में। यानी अगर इस नए अलायंस के साथ आगे चलकर दूसरे मुस्लिम मुल्क भी जुड़ते हैं तो इसराइल के सामने एक ऐसा नया रीजनल मिलिट्री ब्लॉक खड़ा हो सकता है जिसे नज़रअंदाज करना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जब तक अमेरिका से दोस्ती है, तुर्की को F-35 चाहिए अमेरिका से, सऊदी अरब को भी चाहिए, तब तक ये होना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका से कुर्बत रख के इसराइल के ख़िलाफ़ किस हद तक जाइएगा। तो पाकिस्तान जो कर रहा है, मेरी नज़र में हो सकता है वो ज़बानी जमा खर्च हो सकता है कि उसका सख्त नज़रिया हो, लेकिन इससे आगे ये बात बढ़ नहीं सकती। लेकिन फिर भी इस बयान को इसराइल तवज्जो दे रहा है, ख़बर बनानी ज़रूरी थी। बढ़ते हैं आगे, कुछ भी हो सकता है, देखिए बहुत कुछ होगा फ्यूचर में, सब लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। यमन की फ़ौज ने हूथियों के ख़िलाफ़ कई फ्रंट पर बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यमन की फ़ौज के स्पोक्सपर्सन कर्नल माजिद अल नज़ीली ने कहा है कि हूथियों के कई ठिकानों और उनकी फ़ौजी ताकत को अलग अलग फ्रंट पर निशाना बनाया गया। ये तस्वीरें 8 अगस्त की शाम की हैं, जो देर रात बल्कि 9 अगस्त लगने के बाद सामने आई। बताया गया है कि ये कार्रवाई हूथियों की तरफ से मारिब और हद्रमौत में किए गए हालिया मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। जुमे को भी मारिब में हूथियों ने सरकारी फ़ौज के ख़िलाफ़ हमले तेज़ किए थे, तब भी उनसे बदला लिया गया था और अब भी लिया गया है। उधर यूनाइटेड नेशंस के यमन स्पेशल एनवॉय हांस गोल्डबर्ग ने दोनों तरफ से एहतियात बरतने की अपील की है। उनका कहना है कि अप्रैल 2022 के सीज़फायर के बाद यमन में बड़े पैमाने की जंग दोबारा शुरू होने का ख़तरा इस वक्त सबसे ज़्यादा है। यानी यमन में हूथीस और सरकारी फ़ौज के बीच टकराव अब कई फ्रंट पर तेज़ हो चुका है और हालात फिर से एक बड़ी जंग की तरफ रफ्ता रफ्ता बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब और अमेरिका के एयर स्ट्राइक्स में मारे गए अपने लड़ाकों का बदला अब इराकी मिलिशिया फ़िलहाल नहीं लेगी और इसका ऐलान भी कर दिया गया है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच नया डिफेंस पैक्ट हो चुका है, जिसके तहत तीनों में से किसी एक पर तीनों पर हमला माना जाएगा। 8 अगस्त को इराक में ईरान की हिमायत हासिल मिलिशिया के अम्ब्रेला ग्रुप इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जिस जवाबी कार्रवाई की तैयारी की गई थी उसे फ़िलहाल टाल दिया गया है। ग्रुप के मुताबिक ये फ़ैसला शियाओं के सियासी लीडर्स की अपील के बाद लिया गया है। याद रहे दोस्तों कि 29 जुलाई 2026 को अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स की थी, जिनमें कम से कम 20 लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इराकी हुकूमत से सख्त सियासी या सिक्योरिटी एक्शन लेने की मांग की थी सऊदी और अमेरिका के ख़िलाफ़, और धमकी भी दी थी कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इराकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, तो वो अमेरिका और सऊदी अरब के ख़िलाफ़ खुद जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब इस ग्रुप ने अपना जवाबी हमला पोस्टपोन कर दिया है। अब सवाल यही है, क्या इराक के सियासी लीडर्स की अपील ही इसकी वजह है, या ईरान की तरफ से भी कोई ऐसा मैसेज आया है जिसके बाद उसके नज़दीकी मिलिशिया ग्रुप ने सऊदी अरब से बदला लेने का फ़ैसला फ़िलहाल रोक दिया। ख़ास तौर पर तब जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का नया डिफेंस पैक्ट पूरे रीजन की सिक्योरिटी इक्वेशन बदल रहा है। बात गज़ा की दुश्वारियों में एक राहत की खबर है। गज़ा में जंग ने शहद की मक्खी पालने वालों का सदियों पुराना कारोबार तबाह कर दिया, लेकिन अब ये लोग टूटे हुए मकानों की छतों पर शहद की मक्खियों के छत्ते लगाकर अपना रोज़गार दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्बादियों में हौसले की चट्टानें मलबों के ऊपर खड़े कर रहे हैं। जंग से पहले गज़ा में करीब 30,000 छत्ते थे शहद की मक्खियों के,
लेकिन अब इनमें से सिर्फ करीब 700 ही बचे हैं, जबकि शहद की पैदावार भी घटकर सिर्फ 10% रह गई है। अरब मुल्कों में शहद बहुत यूज़ होता है। शहद की मक्खी पालने वाले फ़लस्तीनी शख्स इब्राहिम अल-दब्बा ने भी गज़ा सिटी के टेल अल हवा इलाके में एक नुकसानज़दा अपार्टमेंट की छत पर दोबारा छत्ते लगाना शुरू कर दिए हैं। जंग की वजह से ज़्यादातर खेत तबाह हो चुके हैं या वहां पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए अब मक्खी पालने वाले अपने छत्ते मकानों की छतों पर रख रहे हैं। इब्राहिम अल-दब्बा के मुताबिक जंग से पहले गज़ा में शहद की मक्खी पालने का कारोबार करीब 10,000 लोगों के रोज़गार का ज़रिया था, लेकिन इस्राएली हमलों के बाद ये कारोबार लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया। अब गज़ा बी कीपर्स कोऑपरेटिव के रिकवरी प्लान के तहत करीब 3,000 छत्ते दोबारा तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 100 से ज़्यादा बी कीपर्स फिर से अपना काम शुरू कर चुके हैं। यानी खेत बर्बाद हो गए, ज़मीन तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन गज़ा के ये लोग टूटी हुई इमारतों की छतों पर भी शहद की मक्खियों के छत्ते लगाकर अपना पुराना कारोबार दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। गज़ा के लोगों के इस हौसले को सलाम भी है और उनकी हालत मुझे उनके हालात की तरफ फिक्रमंद भी कर देती है। गज़ा के लोग फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनी अरब हैं। एक खबर यह है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट की डिफेंस इनोवेशन यूनिट के सीनियर अफसर जैरेड कॉनली ने अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि अमेरिका के पास इस वक्त जंग जारी रखने के लिए काफ़ी हथियार और म्यूनिशंस यानी गोला बारूद मौजूद है। ये बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया जिनमें ये कहा जा रहा था कि ईरान के साथ लंबे टकराव की वजह से अमेरिका के अहम एयर डिफेंस हथियारों, ख़ास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स के ज़ख़ीरे पर प्रेशर पड़ा है, यानी कमी आई है उसमें। यानी अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का पैगाम साफ है कि अमेरिकी हथियारों की कमी की वजह से जंग रोकने पर अमेरिका मजबूर नहीं हुआ है, बात डिप्लोमेसी की है। खबरें ख़त्म हुई दोस्तों, लेकिन आज का दिन हमारे और आप सब के लिए खुशी का दिन है। आपसे मेरी मुराद उन तमाम लोगों से है जो आज़ाद बोल इंडिया को पसंद करते हैं, जो इस चैनल के डेडिकेटेड और परमानेंट व्यूअर्स हैं, जो मुझे दुआओं से नवाजते हैं। आज़ाद बोल इंडिया कल रात 10 लाख सब्सक्राइबर यानी 1 मिलियन के पड़ाव को क्रॉस कर गया 8 अगस्त की रात। और ये मुकाम सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सब का मुकाम है। ये सब कुछ रब्बुल आलमीन के करम और आप लोगों की मोहब्बत, दुआओं और डेडिकेशन की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये आपके यकीन की वजह से मुमकिन हो पाया है। ये सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि झूठ का सफ़र बहुत आसान होता है, सच का नहीं। हमने जो लिखा वही दिखाया और जो दिखाया वही सच निकला, भले 2 दिन बाद। जब मैंने ये सफ़र शुरू किया था तो मुझे मालूम था कि राह आसान नहीं होगी, क्योंकि न्यूट्रल रहकर दोनों तरफ की बात सामने रखना और सीधी सच्ची बात कहकर चलना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। इसमें किसी की तरफ से ताली नहीं मिलती, फिर भी दुआएं बहुत मिली। इस तरह ना इधर के लोग पूरी तरह खुश होते हैं, ना उधर के लोग पूरी तरह राज़ी होते हैं। बहुत आसान होता है कि आप किसी एक तरफ खड़े हो जाएं, उसकी हर बात को सही साबित करें, दूसरी तरफ को पूरी तरह से नकार दें, फ्यूज़ कमाएं, सब्सक्राइबर बढ़ाएं और अपनी दुकान चलाते रहें एक तरफ खड़े होकर। बहुत आसान है। लेकिन फिर सवाल यह है कि हम अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने हमें ईमानदारी, हक़ और इंसाफ के साथ ज़िंदगी गुजारने की हिदायत दी है। उसकी नज़र में सब बराबर हैं, सब बराबर। एहराम भी सबका एक सा होता है और एक ही से तरीके से बांधना होता है। आज यमन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो क्या एक तरफ रहने वाले यमनी हैं और दूसरी तरफ रहने वाले इंसान ही नहीं हैं? फ़लस्तीन में गज़ा के लोग फ़लस्तीनी हैं क्या? तो क्या वेस्ट बैंक में रहने वाले फ़लस्तीनी नहीं? लेबनान हो, सीरिया हो या दुनिया का कोई और हिस्सा, क्या सरहद या सियासत बदलने से इंसान की इंसानियत भी बदल जाती है? बस यहीं आकर मैं फिर न्यूट्रल हो जाता हूँ और यही मेरा सफ़र मुश्किल बनाता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी रूह पर झूठ का कोई बोझ नहीं है। मैं अपने रब के सामने सिर उठाकर ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने पेशे में ईमानदारी बरतने की कोशिश की, किसी एक तरफ की खुशामद के लिए दूसरी तरफ की सच्चाई नहीं छुपाई। बाकी सही कौन है और गलत कौन, इसका आखिरी फैसला मेरा रब ही करेगा। और रही बात दुनिया की, आज की दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क या कोई एक ऐसा इंसान नहीं है, इंक्लूडिंग मी, जिसके हाथ बिल्कुल साफ हों।
हल्के भारी कम ज़्यादा सभी गुनाहगार हैं। कौन ज़्यादा गुनाहगार है, कौन कम, ये बात अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन अपने अपने मुफाद हर कोई देख रहा है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं, कोई कंट्री नहीं जो अपना फ़ायदा पहले न रखकर दूसरे का फ़ायदा सोचे। इसलिए मेरा नज़रिया आज भी वही है और आगे भी वही रहेगा। हम हर किसी की खबर दिखाएंगे और हम हर किसी की खबर भी लेंगे। ना हम बदले थे, ना बदलेंगे, और यही इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि आज़ाद बोल इंडिया को आपका इतना प्यार मिला है, दोनों तरफ से मिला है। दोनों तरफ के समझदार लोगों के ज़रिए मुझे प्यार मिला, दुआएं मिली, कॉल भी आते हैं। आप अपना प्यार और भरोसा कायम रखिए, हम अपने तेवर और अपनी सच्चाई कायम रखेंगे, वादा है। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सलामत रहिए, खुश रहिए, आज़ाद बोल इंडिया के साथ बने रहिए। ये इतनी बड़ी तकरीर का मौका नहीं था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा मकाम है। मुझे पता था मेरा सफ़र आसान नहीं है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी वही कहूँगा जो पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करके इस सफ़र को यहाँ से और आगे ले जाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, आप सबको जिंदाबाद।